मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पिछले वीडियो में बहुत डिटेल स्टडी किए थे। 7 to 8 प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए थे। जो इम्पोर्टेंट था, कूलम्स लॉ डिपेंड किया था मीडियम पे, और फोर्स का वैल्यू जो था वो डिक्रीज कर जाता है जब हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकाल रहे हैं, अगर वो किसी मीडियम में लेके जाते हैं तो फोर्स का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। जो एक फार्मूला आया था एफ एयर इक्वल टू एफ एम इंटू के, या हम बोल सकते थे एफ एम इक्वल टू एफ एयर बाई के। इट मीन्स एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर बाई के आया था। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे। आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ कौन सा फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कोई एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q1 है, ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक चार्ज जो है वो प्लस Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R। क्लियर है हम लोग का? दोनों का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं? R मान लेते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं कि Q1 क्या करेगा? Q2 को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है। तो Q1 Q2 के ऊपर क्या करेगा? रिपल्सिव एक फोर्स लगाएगा, और जिसको हम लोग लिखे थे F21। F21 क्या है? हम लोग क्या लिख सकते हैं? F21 का मतलब फोर्स। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं, फिर भी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब वन फोर्स लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? तो 2 के ऊपर लगा रहा है। क्लियर हो गया? इसलिए हम लिख सकते हैं इसको F21। तो क्या ये Q2 बैठेगा चुपचाप? नहीं बैठने वाला है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेगा? Q2 भी उतने ही अमाउंट का मतलब समझ में आ रहा है? उतने ही अमाउंट का मतलब है कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन उल्टा होने वाला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? F12। क्यों लिखे भाई? 2 1 को रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, और इसको क्या लिख सकते हैं? F12। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, जब F21 की बात करेंगे तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? तो Q1 से किधर जा रहे थे? Q2 की तरफ जा रहे थे। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं R12। ये R12 का मतलब है हम किधर की तरफ जा रहे हैं? Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं। तो हम इधर भी बात कर सकते हैं। क्या इसको इधर लिख सकते हैं? R21 का मतलब किधर? लेफ्ट की तरफ। 2 से 1 मतलब R21, और R12 मतलब 1 से 2, और R21 का मतलब है 2 से 1। तो ये तो हम डिस्टेंस की बात की है। अगर हम बात करें कि R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो R ही है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? R ही है। और हम बोल सकते हैं बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों का डायरेक्शन है उल्टा। तो R12 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ R21।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्लियर हुआ हम लोग को? तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ? समझ में आया हम लोग को? अब आगे देखिए, आगे क्या है, F21 का वैल्यू कितना आने वाला है? F21 का वैल्यू कितना आने वाला है? तो आप बोलोगे कितना आएगा, तो K यहाँ पे आ जाएगा Q1, यहाँ पे आ जाएगा Q2। अब Y कितना डिस्टेंस है भाई, तो R स्क्वायर। लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, R12। क्लियर हुआ हम लोग को? और अगर F12 की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, F12 की बात करें, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, K Q1 Q2 बाई क्या चीज, R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। क्या लिखने वाले हैं, 21 लिखेंगे। कैसे कैसे लिखे आप समझिए एक बार फिर से, ये सारा प्रोसेस समझिए कि कॉन्फ़िगरेशन है, Q1 है Q2 है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाया तो हम बोल सकते हैं F21, और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाया तो हम बोल सकते हैं इसको F12। क्लियर हो गया हम लोग को? अब Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम R12 लिखेंगे, और Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो R21 लिखेंगे। बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, R है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर हो गया? तो हम चाहते हैं F21 कितना आएगा और F12 कितना आएगा। तो F21 कैसे निकालेंगे, तो K Q1, दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, K कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, K Q1 Q2 आप बाई क्या चीज, R स्क्वायर। क्लियर हो गया हम लोग का, बाई क्या चीज, R स्क्वायर। लेकिन F21 का मतलब है हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब R12 लेने वाले हैं। क्लियर हो गया, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। और F12 में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 12 है मतलब 2 से 1 जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना हम लोग को? अब आगे अगर देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F12 बराबर, लिखे हम लोग इसको ऐसे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्या हम R21 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12, R21 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ R12। एक बार फिर से, R21 को क्या हम लिखें, माइनस क्या 12 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग। R21 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस ऑफ R12। एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है? चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर निकाला जाए, इस माइनस को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस लगा दें और इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड R12। आप क्या कीजिए, इसको आप सेकेंड मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, आप थर्ड मान लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आप इसको कॉपी कीजिए। क्लियर है? तो होप आप F21 समझ चुके होंगे और F12। यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, F12 बराबर R21 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R12 लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ R12 लिख सकते हैं। तो हम माइनस को बाहर निकाल दिए, कर दिए। आप गौर कीजिए इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को, आपको किसको गौर करना है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को आपको गौर करना है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड। तो अगर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की बात कीजिएगा तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। फर्क किसका पड़ रहा है, हम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड क्या थर्ड वी गेट, हम लोग क्या मिल सकता है यहाँ से, आप बता सकते हो, F21 बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ F12।
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है या नहीं है? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। और दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। क्लियर हो गया हम लोग का? तो मैग्नीट्यूड सेम पर डायरेक्शन अपोजिट, इट मींस इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर हो गया? और हम लोग ऑलरेडी इस चीज को प्रूफ किए कि क्या कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो आप बोलेंगे फॉलो करता है। हम कैसे प्रूव कर रहे हैं? तो भाई वाई वेक्टर मेथड से क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। क्लियर है हम लोग का? अब हम लोग आगे कुछ लिखना चाहते हैं और उसको कैसे लिखें, तो अभी हम लोग क्या देखें, ध्यान से देखना है, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोले F21 बराबर लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ पे 2 1 है, तो आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर में लगा देना है 1 2। बहुत सिंपल है, आ रहा है समझ में? बहुत सिंपल है। आप अगर इसको देखो, अगर आप थोड़ा सा अगर और ध्यान से देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं F21 बराबर इसको लिखते हैं के Q1 Q2 अब आई क्या लिखें इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और R12 को लिख सकते हैं वेक्टर R बाई R। अब बोलेंगे सर ये कहाँ से आया? बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, वही वेक्टर। तो भाई वेक्टर R12 का वेक्टर क्या है? R ही तो है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? R है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाए कि Q1 Q2 यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर R, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज R Q, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर हो गया? कैसे किए भाई? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन होता है वेक्टर आर बाई आर। यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशन होता है? वेक्टर आर बाई आर। क्लियर हो गया? हम सिमिलरली करके क्या यहाँ पे लिख सकते हैं F12 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या होगा बताइए? आप बता सकते हो, बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे 2 1 है, तो याद रखेंगे ये 2 1 ही होगा, आप ये चेंज नहीं करोगे, ध्यान में रखेंगे, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आर क्या लिखूं? आप इसको F12 है, अभी हम यूनिट वेक्टर में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, यहाँ 1 2 है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 1। क्लियर हो गया हम लोग को? और इसके आगे क्या लिख सकते हो आप बताइए? क्या लिख सकते हैं? के Q1 Q2 अब भाई क्या यहाँ पे हम आर क्यू लिखें? क्या यहाँ पे आर क्यू लिखें? और यहाँ पे क्या लिखें हम? क्या यहाँ पे आर क्यू लिख सकते कि नहीं? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे वेक्टर में तो आर स्क्वायर नहीं आर क्यू लिखें, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 सॉरी यहाँ पे होगा 1 2 होगा, ध्यान में रखेंगे आप। क्लियर हो गया? और यहाँ पे 1 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R21, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R21। क्लियर हो गया? एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या चीज? कूलम्स लॉ। आप यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे R12, और यहाँ पे क्या होगा? R12 क्योंकि यहाँ पे F21। इज इट क्लियर? समझ में आया ना? तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या हुआ, कैसे कैसे किए हम लोग, आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए क्या क्या हुआ। क्लियर हो गया? हम क्या किए, 2 चार्ज ले लिए, एक ले लिए Q1 और एक ले लिए हम लोग Q2, और दोनों को ऊपर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे, F12 का मैग्नीट्यूड निकाले, F21 का मैग्नीट्यूड निकाले, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्लियर हो गया? दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो गया। F21 निकाल लिए। F21 कैसे लिखना है ये हमारे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में कैसे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? और R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आर वेक्टर R12 बाई आर, वेक्टर R12 बाई आर, आर गुना करेंगे आर क्यू, बस सिंपल है।
F21 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यूनिट वेक्टर है 21, ये यूनिट वेक्टर फॉर्म में है, और इसको क्या कर सकते हैं R21, यहाँ पे क्या कर देंगे आप R क्यूब करेंगे। क्लियर हो गया, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सुपर, बहुत सिंपल है ये, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल है, 2 से 3 लाइन 2 पॉइंट में लिखना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इट लिखेंगे, इट हेल्प्स टू फाइंड द नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज। क्लियर है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। हम दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें आपका नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज is equal to the vector sum of all the individual charges। क्लियर हो गया। ये 2 पॉइंट काफी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए, इसमें कुछ ज्यादा विशेष साइंस नहीं है, बट इसको समझना जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया हम लोग का। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको ये बताना चाह रहा है कि भाई एक चार्ज नहीं है हमारे पास बहुत सारे चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4, Q5, Q6, कहाँ तक, N तक है, और कोई एक चार्ज Q है, हम चाहते हैं उस पर फोर्स निकालना, सब के कारण निकालना चाहते हैं। तो सबके कारण अगर निकालना है तो हम लोग कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया हम लोग को। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको, क्या बोलता है पहला पॉइंट का, इट हेल्प्स टू फाइंड द नेट फोर्स, इट हेल्प्स टू फाइंड द टोटल फोर्स। किसके कारण से भाई, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 के कारण तो हम लोग जानते हैं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, भाई इनफाइनाइट चार्जेज हो जाए, तब क्या किया जाएगा, तब तो हमको कहीं ना कहीं कुछ रूल को डिफाइन करना होगा, और किसी प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है, और उसी का नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें नेट फोर्स निकालना है बहुत सारे चार्जेस के कारण। क्लियर हो गया हम लोग का। और कैसे निकालते हैं, तो बोलता है नेट फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, नेट फोर्स ड्यू टू क्या चीज, सिस्टम ऑफ चार्ज is equal to the vector sum, equal to the vector sum। क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम करना है, ध्यान में रखेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस, एक एक करके निकालेंगे सबका, सबको ऐड कर देंगे, तो कौन सा प्रिंसिपल बन जाएगा भाई, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखते हैं हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q1, मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q1, या मान लेते हैं कोई एक चार्ज है 0, जिसको ले लेते हैं, चलो 0, Q0 ले लें। क्लियर हो गया हम लोग को। और एक चार्ज है यहाँ पे Q1, यहाँ पे है Q2, आप देखो यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ पे Q3, हम यहाँ पे एक चार्ज लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं Q4। क्लियर हम लोग का। एक इधर एक चार्ज लेना चाहते हैं Q4, डॉट 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 करके हम ले लेते हैं क्या चीज, Q ले लेते हैं। 1 2 नहीं भाई, बहुत सारे चार्ज,
बहुत सारा चार्ज ले लिए, Q0 ले लिए, और हम चाहते हैं सबके कारण किस पे निकालना है, Q0 पे निकालना है। सबके कारण किस पे निकालना है, Q0 पे निकालना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। Q1 Q0 को क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा। क्या लिख सकते हैं आप बताओ, क्या लिख सकते हो बताओ। हम किस पे निकालना चाह रहे हैं, फोर्स जीरो पे निकालना चाह रहे हैं, Q0 पे निकालना चाह रहे हैं भाई, किसके कारण से, 1 के कारण से। तो क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। चलो हम इसके बारे में बताएंगे, बताओ क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, F02। बोलेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, Q3। आप देखो लिख सकते हैं 03 की नहीं लिख सकते हम लोग, और आप आगे बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F04 लिख सकते हैं। क्या एन का लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, भाई लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F0n। क्या ये फिगर समझ में आया, कैसे कैसे कर दिए हम लोग, बहुत सिंपल है। क्या करो फिर से एक बार समझो, यहाँ पे एक है Q चार्ज, Q नॉट इसको बोल रहे हैं, Q0 बोल रहे हैं, और एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, Q3, Q4, यहाँ बोल रहे हैं Q, बहुत सारे चार्जेज हैं, और हम Q0 पे निकालना चाहते हैं। तो बहुत सिंपल है लिखने का तरीका, आप जीरो पे निकालना चाहते हैं तो 1 के कारण निकलेगा, क्लियर हो गया। और जीरो पे निकालना चाहते हैं 2 के कारण, बहुत सारे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। क्या हम इसको फिगर को समझ सकते हैं, ये रिपेल करेगा, ये सब आप सेम साइन मान लेते हैं, सब रिपेल करेगा। तो इस तरह से क्या किए हम लोग यहाँ पे लिखे हम लोग, लेकिन हम लोग को तो नेट फोर्स चाहिए। तो एफ नेट बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या दूसरा पॉइंट है, it is the vector sum of all the forces due to individual charges। इंडिविजुअल के कारण जितने भी फोर्सेस हैं सबको क्या किया जाए, ऐड किया जाए। समझ में आ रहा है आपको, आप इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल से ऐड कर सकते हैं। हम वेक्टर लिखेंगे IF01। क्या आगे आप बता सकते हो, हाँ भाई हाँ सर, एफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, F02 लिख सकते हैं, और आगे बहुत सिंपल है, क्या F03 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ। और आगे F04 कहाँ तक, आई कहाँ तक जाएगा ये, F0n तक जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसी का नाम क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर हुआ हम लोग का। अब आगे इसके फर्दर भी अगर आप चाहते हो तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। तो एफ नेट क्या लिखे, चलो बताओ आगे। F01 का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, लिख सकते हैं के Q1 Q2। अच्छा Q1 Q2 लिखे हैं, Q1 Q2 या 01 लिखे हैं, बोलेंगे सर दोनों के बीच में लग रहा है इसलिए 0 और 1 लिखे, इसलिए क्या लिखे, 0 और 1 लिखे इसके बीच में। चलो अच्छी बात है, 0 1 भाई, चलो डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, Q1 है तो R1, तो R1 का क्या कर दें हम लोग, Q करें या R स्क्वायर करें। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखना है यूनिट वेक्टर में, अगर लिखें तो भाई यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पे क्या 1 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी, क्लियर है हम लोग का। चलो आगे आप भी बता सकते हो कि, चलो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्या कर सकते हैं, क्या Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसको वेक्टर दे दो, हो गया और सिंपल। अब आगे बताओ 2 पे, तो 0 Q2 सही है ना, R2 का Q क्या लिखे यहाँ पे, F क्या लिखे यहाँ पे, आगे बताओ R2 0, बहुत सिंपल है। आप आगे देखो, तीसरा अगर निकालना चाहो तो क्या निकाल सकते हो, के 0 Q3 अब बाई क्या R3 का Q, और यहाँ पे लिख सकते हैं R3 0। भाई हम बात करेंगे कहाँ तक लिखना है, तो आप बोलेंगे सर के 0
और n तक लिखना है तो के एन कर देंगे। अब भाई क्या करेंगे यहाँ पे आर क्यू, तो आर एन हो जाएगा, आर एन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और आर वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग एन जीरो। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एन जीरो लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया ना हम लोग को। मतलब सिंपली हम क्या किए सबको Q1 Q0 Q, आप इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं इसको तो Q2 Q0, इसको क्या लिख सकते हैं Q3 Q0। समझ में आ रहा है हम लोग को। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्या हम प्लस साइन को हम रिमूव कर सकते हैं समेशन से? क्या प्लस साइन को हम लोग रिमूव कर सकते हैं समेशन से? हाँ भाई, हम लोग मैथ में पढ़े हैं, हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि हम लोग इसको सिग्मा दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड समेशन का साइन, इसको बोला जाता है सिग्मा, मतलब जोड़ना। तो प्लस को हटा दिया गया। क्या सब जगह के सब जगह कांस्टेंट है? आप देखो ध्यान से, क्या सब जगह के है? बोलेंगे हाँ सर के सब जगह है, तो हम के दे दिए। क्या सब जगह Q0 भी है? तो Q0 भी है, तो के Q0 ले लिए। और कोई और नहीं है, बदल रहा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, सब बदल रहा है। तो जो बदल रहा है हम इसको ऐसे लिखें Q, क्या हम यहाँ पे I लिखें I, तो I कितना से स्टार्ट हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर I तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, Q1 है Q2 है Q3 है, कहाँ तक I जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर N तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखे I1 से कहाँ तक जाएगा N तक जाएगा। समझ रहे, समझिए क्यू आई बाई। अब बताओ इसकी भी बारी है, तो ये भी तो चेंज ही हो रहा है, तो हम आई क्यू भी दे सकते हैं। और ये भी तो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। क्या यहाँ पे आई दे, जीरो तो कांस्टेंट है, तो जीरो तो हमेशा रहेगा। आप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, के सब में था इसलिए बाहर निकाले, Q0 सब में था इसलिए बाहर निकाले, लेकिन जो वैरी कर रहा था हम उसको नहीं निकाले, हम क्या किए उसको अंदर लिखे। अब 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहा है, इसलिए आई कहां से कहां, तो आई 1 से कहां तक लिखेंगे, तो n तक लिखेंगे। तो क्लियर है ना। और देखो तो क्यू आई भाई 1 2 3 तो आई कर दिए, जो बदल रहा है 1 2 3 तो आई कर दिए, बाकी कुछ में चेंजिंग नहीं करना है, जो जो बदल रहा है उसको लिख डाले, आई को रिप्लेस कर दिए, बाकी कंप्लीट। एंड दिस इज द एफ नेट। ये क्या है एफ नेट, यही तो एफ नेट है, और इसी को बोला जाता है कौन सा लॉ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोला जाएगा इसको, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर हो गया। तो होप आप इस चीज को अच्छे से समझे। क्लियर हो गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। क्लियर है, समझे आप इसको कॉपी कीजिए। तो आज का क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़े, एक पढ़े कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और एक पढ़े हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आप 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको कभी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी रटने का जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला। क्या भाई देखो, आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मान लो कूलम्ब्स का वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे 1 2 लिखते हैं, तो देखो के Q1 Q2 बाई R, अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ध्यान रखेंगे ये R है, यहाँ पे लिखो RQ, और अगर RQ लेके आते हो तो यहाँ पे वेक्टर देना है, और अगर R स्क्वायर वेक्टर देना है, अगर R स्क्वायर लेके जाते हो तो यूनिट वेक्टर होगा, और अगर क्यूब है तो वेक्टर होगा, और यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 कर देना। अगर 2 1 लिखना चाहते हो, 2 1 लिखना चाहते हो तो आप बोलेंगे सर ये तो और सिंपल है, के Q1 Q2 आप बाई R Q करो, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं भाई, भाई 2 1 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप R1 2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ये इतना सिंपल है लिखना कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हुआ हम लोग का।
अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लिखें तो आप देखो एफ नेट बहुत सिंपल था। हम क्या किए, के को बाहर निकाल दिए थे। क्लियर है कि नहीं? आज जिसपे निकालना है उसको बाहर निकाल दो, जिसपे निकालना है उसको क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना था। हमको क्यू नॉट पे बाहर निकालना था, तो बाहर निकालना था तो लिख दिए। अब समेशन का साइन दे दो। क्लियर हो गया? अब आगे देखो भाई, कहां से स्टार्ट कर रहे हो, 1 से स्टार्ट कर रहे हो, कहां तक जाओगे तो बोलेंगे सर n तक जाना है। बहुत सिंपल है, क्यू, अरे ये टी बाहर आ गया ना तो बचे, कोई बचेगा ना तो क्यू आई बचेगा। और नीचे क्या बचेगा भाई, आर क्यू तो था ही, यहाँ पे भी आर आई हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, आर आई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। अब आगे बताओ, बताओ यहाँ पे एफ नेट निकालना है, क्या लिखे यहाँ पे, हम बोले थे यहाँ पे आर आई और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या दे देंगे। क्लियर हो गया? तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, हम इसको बोले थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप समझ चुके हो? क्लियर हो गया? तो आज का क्लास में हम लोग ये पढ़े। क्लियर हो गया? आप सारे वीडियो को क्या करेंगे, एक बार 2 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे आप। क्लियर हो गया? क्योंकि आपको पूरा बोर्ड लेवल आपका कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। क्लियर हो गया? और चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या कोई अदर भी बोर्ड हो, कोई अदर स्टेट का भी बोर्ड हो, तो आपको एक एक टॉपिक कवर करवाया जा रहा है। तो आप उसको नोट्स लिखेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे। और कल से हम लोग न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसपे 2 या 3 वीडियो हम लोग को आने वाले हैं। बेसिक लेवल से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा और आपको डीपीपी भी मिलने वाला है, लिंक में आपको मिलेगा डीपीपी। आप उसको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो नहीं समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को? और डेली आपको 2 से 3 होमवर्क मिलने वाला है, जो घर पे आप क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप पढ़िए अच्छे से, घर पे स्टडी कीजिए। और क्लियर है? ओके, थैंक यू।